कैंपस में एक रहस्यमय ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है और संक्रमित छात्र बचने वालों पर लहर की तरह हमला करते हैं। तो स्टोरी साउथ कोरिया के ह्योसान हाई स्कूल में शुरू होती है एक रैनी नाइट पर। जिनसू अपने क्लासमेट्स के हाथों टॉर्चर हो रहा था। उसके हाथ के निशान उसकी दर्द भरी जिंदगी के गवाह थे। ट्रांसफर का सोचा था लेकिन पुलिस ने मना कर दिया। जब वह जमीन पर गिरा, अचानक उसके चेहरे पर नीली नसें उभर आईं। वह गुस्से में उठकर लड़ने लगा, लेकिन बुली ने डॉस करके उसे रूफटॉप से धक्का दे दिया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उसके फादर ब्योंग चान को बुलाते हैं। ब्योंग चान बाहर से शांत नजर आता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपने बेटे का दर्द देख रहा होता है। जिनसू बदला लेने की सोचता है, लेकिन ब्योंग चान उसे रोकता है। तभी जिनसू का शरीर बदलने लगता है। ब्योंग चान घबराकर बाइबल से उस पर वार करता है और उसे एक बॉक्स में छुपाकर ले जाने लगता है। बीच रास्ते में जिनसू की बांह बाहर आ जाती है और अचानक से हाथ जिंदा होकर ब्योंग चान को पकड़ लेता है। जिनसू लौट चुका था। अगले दिन स्कूल हमेशा की तरह नॉर्मल दिखता है। स्टूडेंट्स गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आर्चरी हो रही है, लेकिन साइंस लैब में ह्योनजू एक सफेद छोटे चूहे को देखकर क्यूरियस होती है। जैसे ही टच करती है, चूहा उसे काट लेता है। तभी साइंस टीचर ब्योंग चान आता है और उसे रोक लेता है। उसके बारे में कुछ दिनों से अजीब अफवाहें भी चल रही थी, क्लास मिस करना, बदबू और अजीब बिहेवियर। उस रात स्कूल के गार्ड्स पेट्रोल कर रहे होते हैं, पर किसी को अंदाजा नहीं होता कि ह्योनजू लैब में फंसी हुई है। अगले दिन जब टीचर सनहवा उसके बारे में पूछती है, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उसे आखिरी बार साइंस लैब में देखा था। सनहवा लैब जाती है, वहाँ ब्योंग चान मिलता है और कहता है मैंने नहीं देखा। तभी अंदर से आवाज आती है। वह बोलता है व्हाइट माइस का साउंड है। असलियत ये थी कि ह्योनजू अंदर बंद थी। इन्फेक्शन बढ़ रहा था और दवा सिर्फ डिले कर रही थी। वह मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन ब्योंग चान ठंडेपन से कहता है उम्मीद मत रखो। थोड़ी देर बाद उसका शरीर म्यूटेट होने लगता है और वह अपने बंधन तोड़कर क्लासरूम तक आ जाती है। स्टूडेंट्स उसका डरावना लुक देखकर शॉक हो जाते हैं। टीचर सनहवा उसे गले लगाती है। वह कमजोर सी आवाज में कहती है मुझे ब्योंग चान ने लैब में बंद किया था। सुह्योक उसे उठाकर क्लिनिक ले जाता है। ओनजो और ईसाक भी मदद करते हैं। डॉक्टर उसका टेम्परेचर चेक करता है, सिर्फ 29.7, लेकिन वह कहती है मुझे गर्मी लग रही है। फिर वह कंट्रोल से बाहर होकर काटना शुरू कर देती है। ओनजो भी जख्मी हो जाता है, लेकिन अभी तक उसके होश पूरी तरह नहीं गए थे। वह याद करती है ब्योंग चान ने मुझे इंजेक्शन दिया था। ईसाक जब क्लास वापस जाती है तो सबको सच बताती है। क्लिनिक में ह्योनजू और ब्योंग चान दोनों से अजीब बदबू आ रही थी। ओनंजो के जख्मी होने की खबर सुनकर च्योंगसान तुरंत स्कूल क्लिनिक भागता है, लेकिन क्लिनिक खाली मिलता है। ह्योनजू पहले ही एम्बुलेंस में ले जाई जा चुकी होती है। ओनजो के फादर जो एम्बुलेंस वर्कर होते हैं, उसका जख्म ट्रीट करके कहते हैं सेफ रहना और हॉस्पिटल निकल जाते हैं। टीचर सनहवा ओनजो और सुह्योक से कहती है फिलहाल ह्योनजू की बात किसी को मत बताओ। वापस क्लास आते हुए ओनजो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है, लेकिन सुह्योक पोलाइटली मना कर देता है क्योंकि उसे पता था च्योंगसान उसे पसंद करता है। च्योंगसान आता है, ओनजो उदास होकर चली जाती है। सुह्योक उसे रियश्योर करता है कि इंजरी सीरियस नहीं है। उधर ब्योंग चान लैब वापस आता है और देखता है ह्योनजो गायब है। तभी सनहवा बोलती है कि उसे हॉस्पिटल भेजा गया है। ये सुनकर ब्योंग चान पैनिक में आ जाता है, कहता है उसे आइसोलेट करो वरना बड़ा डिजास्टर होगा, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। प्रिंसिपल भी इग्नोर करता है। पुलिस बुलाई जाती है। ऑफिसर जेक आता है और ब्योंग चान को ले जाता है। तभी स्कूल नर्स को अपनी बांह में दर्द महसूस होता है। ह्योनजू ने इंजेक्शन देते वक्त उसे काटा था। वायरस तेजी से फैलता है। उसकी आंखें लाल, टेम्परेचर गिरकर 21.5 और नाक से खून बहने लगता है। बेल बजती है। स्टूडेंट्स लंच के लिए कैंटीन में आ जाते हैं। नर्स फ्लोर पर तड़प रही होती है। दो स्टूडेंट्स उसका वीडियो बनाने लगते हैं। अगले ही सेकंड वह ज़ॉम्बी जैसे उन पर टूट पड़ती है, एक को काट लेती है और उसका शरीर म्यूटेट होते ही वह भी दूसरों को अटैक कर देता है। रूफटॉप पर एक और ड्रामा। उंजी को ग्वी नाम बुली करके उसके वीडियो ले लेता है। वह होपलेस होकर सुसाइड सोचती है। एक लड़का समझाता है, कहता है मैं ग्वी नाम से वीडियो डिलीट करवा दूंगा, लेकिन उंजी कहती है मेरे मरने के बाद भी मुझे आपसे दूर ही रहना है। जैसे ही जंप करने जाती है, कोई और पहले ही जंप कर देता है। सब शॉक हो जाते हैं। कैंपस में अब हर जगह ज़ॉम्बी प्लेग फैल चुका है। सनहवा एक स्टूडेंट को रोकने जाती है, लेकिन उसका चेहरा देखकर डरकर भाग जाती है। कैंटीन में अफरा तफरी। च्योंगसान मुश्किल से ओनजो को बचाकर खिड़की से निकालता है। बाहर भी ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज। रन करना मतलब डेथ, इसलिए वे लोग क्लासरूम में छुप जाते हैं। वहाँ कुछ और स्टूडेंट्स भी रिफ्यूज ले रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद सुह्योक और नामरा भी विंडो से चढ़कर आ जाते हैं। अब समझ आता है कि इस सब के पीछे ब्योंग चान है। उसके पास साइटोलॉजी का PhD था, फार्मा कंपनी में रिसर्चर था, फिर स्कूल टीचर बन गया। उसने एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट शुरू किया। कैट्स और माइस को एक केज में रखता और जो माइस एक्सट्रीम फियर में होते उनके हार्मोन्स एक्सट्रैक्ट करता। उसका प्लान था फियर को क्योर करना,
लेकिन उसका पहला गिनी पिग उसका खुद का बेटा बन गया। एक्सपेरिमेंट फेल हुआ और बेटा एक मॉन्स्टर बन गया। इस बीच हॉस्पिटल में ह्योनजू का शरीर उल्टे सीधे फोल्ड होते हुए वापस जिंदा हो जाता है और सबको काटना शुरू कर देता है। वायरस लाइटनिंग स्पीड से हॉस्पिटल में फैल जाता है और तभी आर्चरी टीम कैंपस लौट कर आती है, लेकिन सामने का सीन देखकर उनके पैर जम जाते हैं। जॉम्बी एपोकैलिप्स ऑफिशियली शुरू हो चुका था। क्लासरूम में छुपे स्टूडेंट्स को एक फोन मिलता है, लेकिन पासवर्ड के बिना अनलॉक नहीं होता। च्योंग-सान फेशियल रिकॉग्निशन ट्राई करता है पर फेल हो जाता है। ओनन जो कहती है इमरजेंसी कॉल करो। कॉल लग जाता है, लेकिन पुलिस जॉम्बीज सुनकर उन्हें पागल समझ लेती है। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल से और अलग अलग जगह से रिपोर्ट्स आने लगती हैं, तब पुलिस सीरियस होती है। ओनन जो फिर कॉल करके फायर का झूठ बोलती है ताकि मदद आए, पर कोई नहीं आता। स्टूडेंट्स का हौसला टूटने लगता है। तभी एक टीचर क्लासरूम में आता है और सबको टेबल से दरवाजा ब्लॉक करने बोलता है। आइसाक नोटिस करती है कि उसे काटा गया है। टीचर मना करता है पर ब्लड गिरता है और वो कन्वल्स करके एक स्टूडेंट को काट लेता है। जल्दी ही वो लड़की भी जंबी बन जाती है। क्लासरूम अनसेफ लगता है तो सब भाग निकलते हैं। लड़के आगे बढ़कर डोर पैनल से जॉम्बीज को रोक रहे होते हैं। बिल्डिंग पूरी जॉम्बीज से भरी होती है। सू ह्योक पीछे रुककर फाइट करता है और ग्रुप साइंस क्लासरूम में घुसकर शेल्टर लेता है, लेकिन ओन जो का फोन बाहर गिर जाता है। अब वापस लाना इम्पॉसिबल है। थोड़ी देर राहत मिलती है पर खिड़कियों से जॉम्बीज अंदर आने लगते हैं। सब टेबल्स लगाकर रोक देते हैं। फिर सबको पता चलता है सू ह्योक मिसिंग है। इसी वक्त रूफटॉप पर दो और स्टूडेंट्स जॉम्बीज को देखकर कंफ्यूज होते हैं कि जिंदा बचकर खुश हो या उदास। कैफेटेरिया में कुछ सर्वाइवर्स और जॉम्बीज के बीच खतरा होता है। एक लड़की चिल्लाती है तो बुली ग्वीनाम उसे बाहर धक्का दे देता है और वो जॉम्बीज की शिकार बन जाती है। दूसरी तरफ गर्ल्स रेस्टरूम में 3 सर्वाइवर्स होते हैं, मीजिन, डरपोक जुनसियोंग और बीमार हालिम। मीजिन उसके कंधे पर घाव देखकर उसे अंदर लॉक कर देती है। दोस्त रहने या दुश्मन बनने का फैसला अब उसके म्यूटेशन पर डिपेंड करता है। मीजिन ने हालिम को लॉक कर दिया था, इस वजह से हालिम गुस्से में उसे धमकाती है कि अगर वो जंबी बनी तो सबसे पहले उसी को मारेगी। धीरे धीरे हालिम अनकंट्रोलेबली म्यूटेट होने लगती है। मीजिन स्टिक लेकर रेडी होती है और उसके सर पर वार कर देती है। तभी एक एरो उसके सिर को फाड़ देता है। आर्चरी टीम की हारी ने उसे फिनिश कर दिया। इसी वक्त लाउड स्पीकर से सनहुआ की आवाज आती है। वार्निंग देती है कि कुछ स्टूडेंट्स अपना होश खो चुके हैं और बहुत ज्यादा वायलेंट हो गए हैं। एडवाइस मिलता है कि सब हाइड करके रेस्क्यू का वेट करें। थोड़ी देर के लिए कैंपस में सन्नाटा छा जाता है। इस बीच ओनजियो नोटिस करती है कि आइसाक के हाथ ठंडे हो रहे हैं और उसकी नाक से खून आ रहा है। दरअसल उसे काटा गया था। वो डिनाई करती है पर उसकी लाल आंखें सच दिखाती हैं। ओनन जो उसे गले लगाती है पर कुछ ही सेकंड में आइसाक जॉम्बी बन जाती है। वो ओनन जो पर टूट पड़ती है। च्योंग-सान उसे पुश करता है और आइसाक खिड़की से लटक जाती है। ओनजियो उसे छोड़ नहीं पाती और अपनी दोस्ती याद करके खींचने की कोशिश करती है, लेकिन च्योंग-सान कुर्सी मारकर उसे गिरा देता है। ओनजियो आंसुओं में अपनी दोस्त को खो देती है। च्योंग-सान ओनजियो को संभालता है और डिसाइड करता है कि यहाँ रुकना बेकार है, उन्हें खुद सर्वाइव करना पड़ेगा। वो फायर होज लेकर खिड़की से नीचे जाने की तैयारी करता है। ग्योंगसू सबसे पहले नीचे उतरता है और सनहुआ से मिल जाता है। धीरे धीरे सब डिसेंड करते हैं पर ओनजियो अभी भी उदासी में है। जॉम्बीज दरवाजा तोड़ने वाले होते हैं। वक्त बहुत कम था, ऊपर सू ह्योक भी खतरे में होता है। छुपना मुमकिन नहीं था। वो विंडो से निकलकर टेम्पररी बच जाता है। च्योंग-सान जॉम्बीज से घिरा होता है। एक जॉम्बी उसे गिराता है, लेकिन फायर होज उसे बचा लेती है। सू ह्योक भी होज पकड़कर हवा में लटक जाता है। दोनों मिलकर नीचे उतरते हैं और ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, पर ना योन चीख कर कहती है विंडो बंद करो। ग्योंगसू उसके रूड बिहेवियर से इरिटेट होता है और दोनों में फाइट हो जाती है। सनहुआ उन्हें डांटकर समझाती है कि वक्त बर्बाद करने का लग्जरी उनके पास नहीं है। जब सब कंप्यूटर पर बाहर का न्यूज देख रहे होते हैं, अचानक फायर होज के इम्पैक्ट से ग्लास टूट जाता है और एक जॉम्बी अंदर घुस आता है। च्योंग-सान मॉप से उसे धकेलने की कोशिश करता है। ग्योंगसू उसके फिंगर्स तोड़ने की ट्राई करता है पर फेल होता है। गुस्से में सू ह्योक स्टिक उठाता है, गलती से ग्योंगसू की नाक पर मार देता है, फिर वही स्टिक जॉम्बी के बॉडी में घुसा देता है। जॉम्बी अभी भी वापस चढ़ने की कोशिश करता है। तभी मजबूरी में ग्योंगसू सीपीयू उठाकर उसके सर पर दे मारता है और सब मिलकर उसे ब्रॉडकास्टिंग रूम से बाहर गिरा देते हैं। सिटी सेंटर में पुलिस और जॉम्बीज के बीच वॉर चल रही होती है। रूम के अंदर सब रिलैक्स करते ही थे कि ग्योंगसू की नाक से खून गिरने लगता है। वह कहता है ये सू ह्योक की स्टिक का निशान है, लेकिन ना योन डर कर चिल्लाती है कि उसे बाइट हुआ है। दूसरे स्टूडेंट्स भी डाउट करने लगते हैं। ना योन उसके हाथ पर वाउंड देखकर और शक करती है। ग्योंगसू दिल से हर्ट होता है कि जिसके लिए जान दी अब वही उस पर उंगली उठा रहे हैं। च्योंग-सान वाउंड चेक करता है और प्रूफ मिलता है कि ये सिर्फ स्क्रैच है, बाइट नहीं। सब मानते हैं ना योन को अपोलोजाइज करना चाहिए, पर वह जिद्दी होकर कहती है कि उसने खुद जॉम्बी को उसका हाथ स्क्रैच करते देखा है। डाउट क्लियर करने के लिए टीचर कहते हैं ग्योंगसू रिकॉर्डिंग रूम में 10 मिनट रुक जाए। अपनी ईगो के चक्कर में ग्योंगसू गुस्से से कहता है मैं 1 घंटा भी रुक जाऊंगा। आधा घंटा बाद टीचर ना योन को अंदर भेजता है माफी मांगने, लेकिन वह माफी के बजाय उसकी इंसल्ट कर देती है। बाहर सब ना योन को क्रिटिसाइज कर ही रहे थे कि अचानक ग्योंगसू की नाक से फिर से खून निकलता है।
सब डर जाते हैं। टीचर उसे रूम छोड़ने बोल देते हैं। दिल टूटा हुआ ग्योंगसू जब डोर खोलता है तभी वायरस पूरी तरह से फैल जाता है और वह म्यूटेट होकर जम्बी बन जाता है। वह सब पर टूट पड़ता है। च्योंगसान उसे व्हिसल मारकर विंडो की तरफ खींचता है। जब वह लपक कर आता है, च्योंगसान डॉज करता है और ग्योंगसू नीचे गिर जाता है। च्योंगसान आंसुओं भरी आंखों से उसे दूर जाते देखता है। रूम का माहौल जम जाता है। तभी साइलेंट बैठी नामरा सच बोलती है, न यौन ही कल्प्रिट है। उसने अपॉलॉजी के टाइम हैंडकरचीफ पर जम्बी का खून लगाकर ग्योंगसू के वाउंड पर रगड़ा था। सब शॉक्ड हो जाते हैं और ना यौन को तुरंत रूम से निकाल देते हैं। डोर के बाहर उसकी मौत तय लग रही होती है। सनहुआ उसे मरने नहीं देती और उसे ढूंढने निकल जाती है। ना यौन कॉरिडोर में होपलेस चल रही होती है जब जॉम्बीज उसकी तरफ भागते हैं। लास्ट सेकंड पर सनहुआ आकर उसे बचा लेती है। रूम के अंदर च्योंगसान खिड़की से बाहर ग्योंगसू को ढूंढने की कोशिश करता है और इसी वक्त कोई चुपके से जॉम्बीज को अवॉइड करके स्कूल प्लेग्राउंड तक पहुंच जाता है। च्योंगसान की माँ अपने बेटे को ढूंढते हुए स्कूल पहुंचती है। उसे ग्योंगसू मिलता है पर जवाब देने के बजाय जॉम्बी बन चुका ग्योंगसू उस पर ही टूट पड़ता है और उसे काट लेता है। अगर खिड़की पर खड़ा असली च्योंगसान यह देख लेता तो शायद खुद नायोन को जान से मार देता। स्कूल के दूसरे हिस्से में बुली ग्वी नाम कैफेटेरिया से बच निकलता है, लेकिन प्रिंसिपल के ऑफिस में भी जॉम्बीज भर जाते हैं। उसे अपनी जान बचाने के लिए उनसे लड़ना पड़ता है। पुलिस स्टेशन में जे एक साइंटिस्ट ब्योंग चान से सवाल करता है कि यह सब पहले क्यों नहीं बताया। ब्योंग चान मुस्कुराकर कहता है, मैं तो शुरू से कह रहा था पर किसी ने विश्वास ही नहीं किया। वह अपनी ट्रेजेडी बताता है। उसका बेटा बुलिंग का शिकार था, सुसाइड अटेम्प्ट करता रहा और स्कूल के हायर अप्स ने भी इग्नोर किया। उसने अपने बेटे को बदलने की कोशिश की पर उसकी रिसर्च ने इंसान को जॉम्बी बना दिया। जे एक क्योर मांगता है पर ब्योंग चान कहता है, मेरे पास क्योर है ही नहीं। तभी पूरा एरिया जॉम्बीज से घिर जाता है। ब्योंग चान समझ जाता है कि कोएग्जिस्टेंस एक मजाक है। ये लोग इंसान नहीं राक्षस बन गए हैं। वह जे को लैब में लैपटॉप लेने भेजने से पहले अपने आप को सैक्रिफाइस करता है और जॉम्बीज के हाथों गिर जाता है। जे एक बच निकलता है और ब्योंग चान भी जॉम्बी बन जाता है। सुबह की धूप निकल आती है। ब्रॉडकास्टिंग रूम में च्योंगसान रेस्क्यू का इंतजार कर रहा होता है पर कोई मदद नहीं आती। दूसरी तरफ गर्ल्स रेस्ट रूम में सर्वाइवर्स डिसाइड करते हैं सेकंड फ्लोर शिफ्ट करना क्योंकि हारी का भाई वहाँ है। ग्रुप ब्रॉडकास्टिंग रूम में शांत रहता है। पहले सिचुएशन समझना जरूरी था। रूफटॉप पर यूनजी और चुलसू के बीच फाइट होती है। यूनजी का सीक्रेट वीडियो जो ग्वी नाम ने शेड्यूल पर डाला था 9 बजे रिलीज होने वाला है। अगर वह मर भी गई तो भी इज्जत नहीं बचेगी। अब उसके पास एक ही ऑप्शन है, ग्वी नाम का फोन ढूंढना। वह नीचे निकल जाती है जबकि चुलसू डर के मारे रूफटॉप पर रुक जाता है। ब्रॉडकास्ट रूम में च्योंगसान और सू ह्योक डिसाइड करते हैं कि फैकल्टी ऑफिस जाकर अपने फोन ढूंढे, तभी तो बाहर की न्यूज समझ पाएंगे। तभी यूनजी फैकल्टी ऑफिस के सामने आ जाती है। उधर प्रिंसिपल अपने ऑफिस में ग्वी नाम को जगाता है और कार कीज देकर गाड़ी लाने बोलता है, लेकिन अरेगेंट ग्वी नाम रिफ्यूज कर देता है। प्रिंसिपल उसे सबक सिखाना चाहता है पर उल्टा ग्वी नाम ही प्रिंसिपल को सबक सिखा देता है। ओएनएनजीओ के पिता सोजू एक कांग्रेसमैन के साथ रूफटॉप पर रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर का वेट कर रहे होते हैं। कॉरिडोर में जॉम्बीज को रोकने के लिए सोजू अकेला लड़ता है जब तक डोर खुल नहीं जाता और कांग्रेसमैन सेफ रूफटॉप तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ स्कूल में च्योंगसान जॉम्बीज से भागकर प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस जाता है। वहाँ वह शॉक हो जाता है। ग्वी नाम ने प्रिंसिपल को पकड़ रखा होता है। च्योंगसान मोबाइल निकालकर वीडियो बनाता है और कहता है पीस रखो, लेकिन ग्वी नाम बिना डरे प्रिंसिपल को मार डालता है। फिर वह च्योंगसान से फोन मांगता है और मना करने पर उसका पीछा करता है। नाइफ भी फेंकता है जो च्योंगसान की पीठ पर लगती है। इस बीच हारी हॉलवे में जॉम्बीज से लड़ता है अपने छोटे भाई को ढूंढने के लिए। ब्रॉडकास्ट रूम में बाकी स्टूडेंट्स एक हेलीकॉप्टर को फ्लाई करता देखते हैं पर उन्हें रेस्क्यू नहीं मिलता। सब समझ जाते हैं कि अब सर्वाइवल उनके अपने ऊपर डिपेंड है। गवर्नमेंट भी फाइनली सीरियस होकर 2 ऑर्डर निकालती है, वायरस को सिटी में कंटेन करो और सर्वाइवर्स को बचाओ। सू ह्योक ब्रॉडकास्ट रूम लौट आता है पर गिल्टी फील करता है क्योंकि वह च्योंगसान को साथ नहीं ला पाया। तभी च्योंगसान लाइब्रेरी तक भाग कर आता है। पीछे जॉम्बीज और ग्वी नाम दोनों लगे होते हैं। एक स्टूडेंट उसे शेल्फ से धक्का देता है लेकिन तुरंत खुद जॉम्बी हॉर्ड का शिकार बन जाता है। एंड में ग्वी नाम च्योंगसान को पकड़ लेता है। लास्ट मोमेंट पे च्योंगसान मोबाइल फोन से उसकी आंख फोड़ देता है और उसे जॉम्बीज के हवाले कर देता है। ग्वी नाम चिल्लाता रहता है, मैं तुझे मार दूंगा, और हॉर्ड में डूब जाता है। च्योंगसान भागता हुआ लाइब्रेरी से निकलता है लेकिन बाहर भी जॉम्बीज घेर लेते हैं। तभी हारी टाइम पर आकर एक जॉम्बी खत्म करता है और च्योंगसान बच जाता है पर उसे पता भी नहीं होता कि हेल्प मिली। च्योंगसान भी अपना फोन चेक करता है हेल्प के लिए पर नेटवर्क डेड होता है। गवर्नमेंट ने पूरा सिटी लॉकडाउन करके कम्युनिकेशन कट कर दिया था। लैंडलाइन भी काम
नहीं करता। सबको समझ आ जाता है कि बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं बचा। ओ नेंजो और जून योन ड्रोन बनाने की तैयारी करते हैं। जे1 और उसकी टीम सिटी में घूम रहे होते हैं ताकि ब्योंग चान का कंप्यूटर ले सकें। लेकिन रास्ते में वे चियोंग सान के परिवार की चिकन शॉप में फंस जाते हैं, जहां उन्हें एक और जॉम्बी मिलता है। जे1 की टीम बच्चे को पाती है जो अभी जिंदा होता है। स्कूल के अंदर जून योंग और ओनजो ने ड्रोन असेंबल करके चियोंग सान को ढूंढना शुरू किया। ड्रोन म्यूजिक रूम तक पहुंचता है जहां चियोंग सान छुपा होता है, लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम न होने की वजह से वे बात नहीं कर पाते। ड्रोन जब स्कूल गेट तक पहुंचता है तो एक लड़की अपनी फैमिली की कार देखकर टूट जाती है, क्योंकि उसके माँ बाप पहले ही जॉम्बी बन चुके होते हैं। इसी दौरान ड्रोन जॉम्बी के अटैक से क्रैश हो जाता है। दूसरी तरफ सोजू और कांग्रेसमैन सेफ जोन में पहुंचते हैं, जहां उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया जाता है। सोजू आर्मी से स्टूडेंट्स को बचाने की गुहार लगाता है, लेकिन सोल्जर्स के पास एक्स्ट्रा मैन पावर नहीं होती। इधर लाइब्रेरी में गुई नाम फिर से जिंदा होता है। उस पर जॉम्बीज अटैक नहीं करते, मतलब वह भी हाफ जॉम्बी बन चुका होता है। एक ऐसा इंसान जिसमें जॉम्बी की ताकत और इंसान की सोच दोनों होती है। अब उसका एक ही लक्ष्य है, चियोंग सान से बदला लेना। म्यूजिक रूम में चियोंग सान को शॉक लगता है जब वहाँ ना योन मिलती है जो सन हुआ के साथ बची होती है। ब्रॉडकास्ट रूम में स्टूडेंट्स एक प्लान बनाते हैं, स्पीकर से म्यूजिक चलाकर जॉम्बीज को एक तरफ खींचना और दूसरे रास्ते से रूफटॉप तक पहुंचना जहाँ हेलीकॉप्टर घूम रहा है। जाने से पहले वे एक मैसेज भेजते हैं, चियोंग सान अपनी जगह रहो। लेकिन यही मैसेज गुइनाम भी सुन लेता है और जॉम्बीज म्यूजिक की तरफ भाग पड़ते हैं। गुइनाम के पास से काउंटलेस जॉम्बीज गुजरते गए, लेकिन उस पर अटैक नहीं किया। जब स्टूडेंट्स ने ब्रॉडकास्टिंग रूम का दरवाजा खोला, एक ऐसा जॉम्बी सामने आ गया जो म्यूजिक से बिल्कुल अफेक्टेड नहीं था। मजबूरन डेसू ने लीड लिया और सब उसके पीछे निकल गए। एस्केप के दौरान एक क्लासमेट ने गलती से कपकिक कर दिया और तुरंत जॉम्बीज उनकी तरफ मुड़ गए। सब भागने लगते हैं। इसी बीच सू ह्योक एक जॉम्बी के पैर से अटक कर गिर गया। तभी अचानक गुई नाम सामने आया और उस जॉम्बी को मार दिया। एक वक्त था जब सू ह्योक और गुई नाम के बीच दोस्ती सी थी, लेकिन अब गुई नाम ने उससे चियोंग सान के बारे में पूछा। सू ह्योक ने मना कर दिया। तब गुई नाम ने बिना मर्सी के उस पर छुरी से अटैक कर दिया। सू ह्योक हारने ही वाला था कि नामरा अचानक आ गई। उसने सू ह्योक की जान बचा ली, लेकिन फाइट में गुई नाम ने उसे काट लिया। गुई नाम नामरा पर हाथ उठाता ही था कि सू ह्योक ने उसे टक्कर मारकर खिड़की से बाहर गिरा दिया। दोनों तुरंत मेन ग्रुप से जा मिले, जबकि दूसरा 4 लोगों का ग्रुप ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ भाग रहा था। वहाँ जुनसियोंग जख्मी हुआ, लेकिन वह बाइट नहीं था, सिर्फ एक स्टिक से चोट लगी। म्यूजिक क्लासरूम में स्टूडेंट्स फिर से चियोंग सान से मिलते हैं, पर सू ह्योक मिसिंग था। हिडन कंपार्टमेंट में ना योन अभी भी डर के मारे छुपी बैठी थी। तभी सू ह्योक और नामरा भागते हुए वापस आए। पीछे एक बड़ा जॉम्बी हॉर्ड था। सब दोबारा म्यूजिक रूम में बंद हो गए। डिस्कशन के दौरान सबने नामरा के काटे हुए जख्म को नोटिस किया। सू ह्योक ने कहा, ये गुई नाम का बाइट है, जॉम्बी का नहीं। लेकिन चियोंग सान ने खुद देखा था कि गुई नाम को जॉम्बी ने काटा था। उसके लिए नामरा भी रिस्क बन गई थी। सबके बीच टेंशन बढ़ गई। नामरा खुद काल्म रही और कहा, अगर मैं जॉम्बी बनी तो खुद ही कूद जाऊंगी। सू ह्योक उसे रोकता है, कहता है उसने मेरी जान बचाई है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। दोनों खिड़की के पास आते हैं और सू ह्योक बोलता है, अगर तुम बदल गई तो मैं खुद तुम्हें गिरा दूंगा। चियोंग सान और सू ह्योक के बीच टकरार होने लगती है, पर नामरा बीच में आकर सबको चुप करा देती है। उसके शब्द क्लियर होते हैं, मैं खुद अपना फैसला लूंगी, और वह खिड़की के सिल पर बैठ जाती है, रेडी टू सैक्रिफाइस हरसेल्फ अगर जरूरत पड़ी। म्यूजिक रूम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी गुई नाम। पहले के जॉम्बीज बस इंस्टिंक्ट से अटैक करते थे, लेकिन गुई नाम आधा इंसान और आधा जॉम्बी बन गया था। नामरा भी म्यूटेट होने लगी थी। उसकी नजर सू ह्योक पर भूख से टिक गई। चियोंग सान ने तुरंत अटैक किया, लेकिन सू ह्योक ने उसे रोका। तनाव बढ़ता गया। तभी ओनजियो ने सबको शांत किया और बताया कि नामरा ने किसी को नहीं काटा। नामरा ने स्वीकार किया कि वह नॉर्मल नहीं है और अपने कंट्रोल के बाहर है, इसलिए वह सबसे दूर जाना चाहती है। लेकिन सू ह्योक और ओनजियो ने उसे छोड़ने से मना कर दिया। सू ह्योक ने एक कपड़े का टुकड़ा बांधकर नामरा को अपने साथ जोड़ दिया, ताकि अगर कुछ हुआ तो सिर्फ वही नुकसान उठाए। सिटी में जे1 और हो चुल एक छोटी बाइक लेकर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में एक बच्चा मिल जाता है, जिसे बचाने के लिए वह फिर चिकन शॉप में छुप जाते हैं। 2 दिन हो चुके थे बिना खाने पानी के, सब कमजोर पड़ गए। ना योन के पास खाना था, लेकिन जब उसने सुना कि सब उसे बुरा कह रहे हैं तो उसने दरवाजा बंद कर लिया। डेसू ने नॉक किया, लेकिन आवाज सुनकर जॉम्बीज और एक्टिव हो गए। सबने अपने आखिरी मैसेजेस रिकॉर्ड करने शुरू किए। इस वक्त सोजू ने फैसला किया कि वह अपनी बेटी को बचाने जरूर निकलेगा। फेंस चढ़ते वक्त उसने दोस्तों को वापस भेज दिया, लेकिन गार्ड ने देख लिया और गोली चल गई। सोजू भागकर लेक में कूद गया। खून बह रहा था और उसके आसपास हर तरफ जॉम्बीज थे। क्या वह जिंदा बचेगा? दूसरी तरफ यूनजी भी हाफ जॉम्बी बन गई थी। उसने जिंदा मछलियां खा ली और फिर एक आदमी को मार डाला। ये सब नामरा दूर से सुन सकती थी, क्योंकि हाफ जॉम्बी होने की वजह से उसके सेंसेस बहुत शार्प हो गए थे। सू ह्योक की आवाज
आवाज ने नामरा को कंट्रोल करने में मदद की। पहली बार सूह्योक ने उसका नाम लिया। अब बचने का एक ही रास्ता था, जॉम्बीज को म्यूजिक से अट्रैक्ट करना। ऑनजो ने प्लान बनाया, क्लास के बीच में बैरिकेड लगाना, म्यूजिक बजाकर जॉम्बीज को खींचना और बैकडोर से निकलना। सब तैयारी करते हैं, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए एक वॉलंटियर चाहिए था। च्योंग-सान ने खुद को आगे किया। ये देखकर सूह्योक भी तुरंत कूद गया। दोनों तैयार थे अपनी जान दांव पर लगाने के लिए। सूह्योक ने च्योंग-सान को धक्का दिया और बैरिकेड के पीछे छुप गया। जून योंग ने म्यूजिक चला दिया, लेकिन आवाज कम थी, तो डेसू ने जोर से हिस किया और सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर जॉम्बीज को खींच लिया। जैसे ही कॉरिडोर भर गया, सब बैकडोर से भाग गए। डेसू और च्योंग-सान ने पीछे रुककर फाइट की, पर च्योंग-सान ने उसे खींचकर बचाया और सब जिंदा बच निकले। दूसरी तरफ ग्वी नाम अपने पुराने बॉस म्योंग हवान से टकराया। म्योंग हवान ने उसे जॉम्बीज के लिए बलि बनाना चाहा, लेकिन ग्वी नाम ने उसी को खींचकर उनके हवाले कर दिया। फिर ग्वी नाम सीधा म्यूजिक रूम की तरफ भागा। टॉप फ्लोर पर स्टूडेंट्स लॉक्ड डोर खोलने की कोशिश कर रहे थे। रूफ टॉप पर चुलसू हेलीकॉप्टर देखकर बच गया, लेकिन उसने नीचे से आने वाली चीखों पर ध्यान नहीं दिया। हेलीकॉप्टर उड़ता चला गया और नीचे ग्वी नाम ने च्योंग-सान पर हमला किया। तब नामरा ने उसे नीचे फेंक दिया। आखिरकार ऑनजो ने डोर खोला, लेकिन रेस्क्यू चला गया था। सब ऊपर अटके रहे और ग्वी नाम अब भी उनका पीछा कर रहा था। इस बीच यूनजी अपने बुली क्लासमेट्स और टीचर से टकराई जो जॉम्बीज बन चुके थे। उसने उन्हें मारकर स्कूल को आग लगा दी। जैसे उसने पहले कहा था, मैं इस स्कूल को जला दूंगी। आग देखकर वो साइकिल पर निकल गई। रूफटॉप पर च्योंग-सान शॉक में था कि ग्वी नाम मरने के बाद भी जिंदा है। सूह्योक ने समझाया कि वो भी नामरा और यूनजी जैसा हाफ जॉम्बी है। रात ढलने पर सबने रेस्क्यू के लिए सिग्नल बनाया। आग जलाने की कोशिश की, पर नामरा ने अपनी पॉकेट से लाइटर निकालकर सबको हैरान कर दिया। सब स्टूडेंट्स शॉक में थे जब नामरा ने लाइटर निकाला। उसे डर था सूह्योक को उसकी स्मोकिंग का पता चले, लेकिन अब उसे छुपाने का वक्त नहीं था। दूसरी तरफ आर्चरी हॉल में जून सोंग जख्मी था। उसको उठाकर ले जाने की कोशिश की, पर बहुत हैवी था। जॉम्बीज पास आ रहे थे, इसलिए सबको वापस रूम में भागना पड़ा। जून सोंग ने बोला, मुझे छोड़ दो, लेकिन दोस्तों ने मना कर दिया। वो अपना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेचर बनाकर उसे ले गए। तभी मीजिन को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी और उसने रूफटॉप जाने का आइडिया दिया, लेकिन सीढ़ियों पर जॉम्बीज थे, इसलिए प्लान फेल हो गया। वहीं सोजू गोली लगने के बाद भी बचा रहा। पुलिस स्टेशन आके उसने अपने जख्म बांधे, फिर वेपन्स रूम से गन उठाकर जॉम्बीज को धकेल दिया। मैप देखकर वो अपनी बेटी के स्कूल की तरफ निकल पड़ा। शहर में जे1 और होचुल फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट छोड़कर निकले। दोनों ने कार्डबोर्ड से अपने आप को कवर किया और छोटी बाइक पर बच्चों के साथ भागे। जॉम्बीज हर तरफ से आ गए, पर जे1 ने उन्हें एक छोटी गली में फंसा दिया और एस्केप कर लिया। तभी उन्हें रूफटॉप पर एक इंजर्ड आदमी मिला। होचुल भागने को बोला, लेकिन जे1 रुक गया और उस आदमी को बचाया। जब जॉम्बीज ने घेर लिया तो अचानक होचुल बस ले आया। दोनों बस पर चढ़ गए और एस्केप कर गए। रास्ते में उनकी बस यूनजी से टकरा गई। जे1 उसे उठाने लगा, पर मिलिट्री आ गई और गोलियां चलाने लगी। जे1 ने अपनी पहचान बताई। मिलिट्री इन्फेक्टेड लोगों को वैक्सीन रिसर्च के लिए ले रही थी। कमांडर को एक पॉलिटिशियन मिला जिन्होंने रिक्वेस्ट की ह्योसान हाई के बच्चों को बचाया जाए। हेलीकॉप्टर्स बिजी थे, लेकिन कमांडर ने खुद का स्पेशल एयरक्राफ्ट भेजने का फैसला किया। स्कूल के अंदर ना योन अकेली थी। उसने अपने क्लासमेट्स का वीडियो देखा जिसमें ग्योंगसू का जिक्र था। उसकी आंखों से आंसू बह गए। हेलुसिनेशन में उसे ग्योंगसू नजर आया और बाहर आई तो सच में ग्योंगसू जॉम्बी बन चुका था और उसका पीछा करने लगा। तभी सनहुआ ने उसे बचा लिया, लेकिन खुद जॉम्बी के काटने से इन्फेक्टेड हो गई। ना योन को बचाने के लिए सुनहुआ ने उसे म्यूजिक रूम में लॉक कर दिया। ना योन को अपनी गलती का गिल्ट था, लेकिन उसकी ईगो उसे मानने नहीं दे रही थी। जब उसने हिम्मत जताई और बाहर निकली तो उसके सामने ग्वी नाम आ गया। ना योन ने रजिस्ट करने की कोशिश भी नहीं की और अगले ही पल वो उसके काटने से गिर गई। रूफटॉप पर बच्चे आग के पास बैठे थे। च्योंग-सान ने ऑनजो को अपने दिल की बात कही, लेकिन उसने सोचने के लिए वक्त मांगा। तभी ग्वी नाम छुपकर रूफटॉप पर आ गया और सीधा च्योंग-सान पर हमला कर दिया। उसने उसकी आंखें फाड़ने की कोशिश की। सूह्योक ने बचाने की कोशिश की, पर ग्वी नाम हाफ जॉम्बी होने के कारण उसे आसानी से हरा देता है। तब नामरा ट्रांसफॉर्म होकर लड़ती है, पर ग्वी नाम उसे भी गिरा देता है। एक पल के लिए नामरा ने सूह्योक को रूफटॉप से धक्का देकर बचाया। उधर मिलिट्री वायरस का क्योर ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वायरस हर टेस्ट के साथ इवॉल्व हो रहा था। जब यूनजी को एसिम्प्टोमेटिक कैरियर पाया गया तो कमांडर ने तुरंत फैसला किया, सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करने का प्लान कैंसिल कर दो। हेलीकॉप्टर रूफटॉप पर आया था। बच्चों का टेम्परेचर चेक हुआ, सब नॉर्मल निकले, पर नामरा का 34 डिग्री था। फिर भी उन्हें सेफ माना गया, लेकिन लास्ट मोमेंट पर ऑर्डर आया और बच्चों को प्लेन से उतार दिया गया। वो एक पल के लिए रेस्क्यू के सबसे करीब थे, लेकिन आर्मी ने उन्हें छोड़ दिया। जब हेलीकॉप्टर उनके सामने से उड़ा गया तब उन्हें असली मतलब समझ आया। दुनिया ने उन्हें पूरी तरह से त्याग दिया है। सोजू अपनी बेटी को बचाने
बचाने के लिए स्कूल की तरफ भागता है। रास्ते में एक आदमी मिलता है जिसकी वाइफ कार में फंसी होती है। सोजू उसे खाना और शॉटगन देता है पर मदद करने के लिए रुकता नहीं। आदमी बंदूक तानकर मजबूर करता है लेकिन सोजू फिर भी निकल जाता है। उधर मिलिट्री को यूनजी के वायरस के टेस्ट से पता चलता है कि इन्फेक्शन कभी दिखाई देता है कभी नहीं, मतलब एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स को भी इन्फेक्टेड मानना पड़ेगा। शेल्टर के सब लोग अब सर्विलांस में आ जाते हैं। ऑडिटोरियम में बच्चे थंडर और बारिश से परेशान थे। नामरा को साउंड अनबियरेबल लगती है। सू ह्योक अपनी शर्ट का टुकड़ा करके उसके कान बंद करता है। बारिश उनके लिए जीने की नई उम्मीद बन जाती है। सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि ऑडिटोरियम के पीछे से टेनिस कोर्ट क्रॉस करके डोंगयांग सिटी की तरफ निकलेंगे। रेन की वजह से ज़ॉम्बीज का सेंस वीक होता है तो ग्रुप पेयर्स में स्प्लिट होता है। पर रास्ते में चोंग सान की माँ मिल जाती है जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। चोंग सान टूट जाता है लेकिन सब उसे खींच कर ले जाते हैं। नॉइस से हॉर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं और सबको भागना पड़ता है। दौरान भाग दौड़ ह्योरियोंग गिर जाती है। जिमिन उसे छोड़कर भाग जाती है लेकिन हारी का भाई आकर बचा लेता है। हारी शार्प शूटिंग करके ज़ॉम्बीज को घेरने नहीं देती। जिमिन अलग हो जाती है और अकेली ज़ॉम्बीज के हाथों मर जाती है। टेनिस कोर्ट के पास जुनसोंग अपनी जान कुर्बान करके ग्रुप को बचाता है और सब स्टोरेज रूम में छुप जाते हैं लेकिन मिंजे अलग पड़ जाता है और खुद सर्वाइव करना पड़ता है। मिलिट्री साइड पर ब्योंग चान की रिसर्च से क्लियर होता है कि वायरस हर वक्त इवॉल्व हो रहा है, क्योर बनाना नामुमकिन है। बस एक ही सॉल्यूशन है, होस्ट को पूरा जला देना। अब आर्मी डोंगयांग सिटी तक क्वारंटीन एक्सपैंड करने वाली होती है, मतलब स्टूडेंट्स की सेफ जोन की उम्मीद भी खत्म। स्टोरेज रूम में फंसे हुए डेसू फाइनली हारी से अपना प्यार कन्फेस करता है। हारी बिल्कुल कोल्ड रहती है, न सिर्फ रिजेक्ट करती है बल्कि उसे मार भी देती है। स्टोर रूम में फाइट के बीच सू ह्योक को एक आइडिया आता है। वो कार्ड्स का सर्कल बनाकर सबको अंदर हडल करने को कहता है। सब रेडी होते हैं। मिलिट्री साइड पर रिसर्चर कंफर्म करता है कि ब्योंग चान की बात सही थी। वायरस इंसान के दिल को रोक देता है, बस वायरस ही बॉडी चलाता है। क्योर का ऑप्शन सिर्फ होस्ट को डिस्ट्रॉय करना है। डोंगयांग सिटी में भी इन्फेक्शन फैल चुका है, लॉकडाउन लग जाता है। टेनिस कोर्ट पर बच्चों को एक एक्सपायर्ड चॉकलेट मिलता है जो उनके लिए उम्मीद बन जाता है। सब एक एक बाइट लेते हैं और फिर गेट तोड़कर निकलते हैं। सर्कल बनाकर ज़ॉम्बीज को धक्का देते हैं लेकिन भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें लड़ना पड़ता है। लड़ाई में मीजिन गिर जाती है। जून योंग उसे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। तभी एक्सपर्ट्स फैसला लेते हैं, अगर एक भी इन्फेक्टेड सियोल क्रॉस कर गया तो एक हफ्ते में पूरा देश खत्म। कमांडर मिसाइल्स गिराने का ऑर्डर देता है। स्कूल साइड पर सोजू बैकपाथ से आ जाता है। ओंजो अपने फादर को देखकर रोती हुई गले लग जाती है लेकिन ग्वीनाम भी पीछे आ रहा होता है। टेनिस कोर्ट पर सोजू फायरवर्क्स से डाइवर्जन बनाता है और स्टूडेंट्स को भागने का चांस देता है। खुद एक व्हिसल से ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करता है क्योंकि वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड होता है। अपनी बेटी को बचाने के लिए सोजू कोर्ट में ही खुद को लॉक कर देता है। स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में छुपते हैं जहां नामरा उन्हें बालकनी पर ले जाती है। ओएनएनजियो अपने फादर के खो जाने पर टूट जाती है और चोंग सान उसे संभालता है। दौरान ग्वीनाम स्पोर्ट्स एरिना पहुंचता है जहां सिर्फ मिंजाए बचा होता है। मिंजाए अपने दोस्तों के लिए चोंग सान का राज नहीं बताता, जिस पर ग्वीनाम गुस्सा हो जाता है। ग्वीनाम मिंजाए को टॉर्चर करता है और चोंग सान का पता पूछता है। मिंजाए कहता है उसे कुछ नहीं पता लेकिन मौका देखकर तलवार से ग्वीनाम को छेद देता है। शॉकिंगली ग्वीनाम पर कोई असर ही नहीं होता। मिंजाए बो एंड एरो लेने भागता है, एक तीर चलाता है पर तभी उसका म्यूटेशन शुरू हो जाता है। बाहर ग्वीनाम जिम से निकलता है और देखता है कि ज़ॉम्बीज पीछे पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं। उधर मिलिट्री साउंड टेस्ट कर रही होती है। ज़ॉम्बीज सबसे ज्यादा रिएक्ट करते हैं 20 kHz साउंड वेव्स पर। कमांडर डिसाइड करता है कि ड्रोन पर एमिटर्स लगाकर उन्हें एक जगह जमा किया जाएगा, फिर मिसाइल्स गिरेंगी। टारगेट पॉइंट्स में ह्योसान हाई स्कूल भी शामिल होता है। इसी दौरान नामरा अपनी हंगर कंट्रोल नहीं कर पाती, दोस्तों को काटने की इच्छा दबाने के लिए खुद अपना हाथ काट लेती है। सू ह्योक कहता है अगले अटैक में मुझे काट लेना, पर नामरा मना कर देती है। बालकनी पर फंसी हुई ग्रुप को मिलिट्री इवैक्यूएशन ब्रॉडकास्ट सुनाई देता है। तभी ग्वीनाम बालकनी पर आ जाता है। वो सू ह्योक को गिराता है, चोंग सान को टॉर्चर करता है और उसे काट भी लेता है। जब ड्रोन ऊपर आता है तो उसके लाउड साउंड से ग्वीनाम की हियरिंग वीक हो जाती है। चोंग सान टक्कर मारकर उसे गिरा देता है। मिसाइल लॉन्च ऑर्डर होता है। बाइट होने के बाद चोंग सान जानता है उसका टाइम खत्म है। वो ओंजो को गुड बाय किस देता है और फिर ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ खींचकर बिल्डिंग में जा कूदता है। दोस्तों के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। चोंग सान और ग्वीनाम की फाइनल फाइट होती है। ग्वीनाम उसे क्रश करता है, उसकी आंख तक कुचल देता है और तभी मिसाइल आकर दोनों को एक साथ आग में उड़ा देती है। उसके दोस्तों को बचने का मौका मिल जाता है। मिलिट्री साइट पर हजारों की मौत देखकर कमांडर गिल्ट में डूब जाता है। वो अपने लोगों को कमांड हैंडओवर करता है, फैमिली को कॉल करता है और फिर अपनी जान ले लेता है क्योंकि उसके फैसले ने एक शहर खत्म कर दिया था। कमांडर की मौत के साथ ही शाओशान सिटी के सारे ज़ॉम्बी खत्म हो गए और शहर में खौफनाक खामोशी छा गई। सर्वाइवर्स को सुकून नहीं मिला क्योंकि उनकी जिंदगी दोस्तों की कुर्बानी के बदले थी। उनके दिल में अब भी एक छोटी सी उम्मीद थी कि चोंग सान जिंदा हो। रास्ते में एक पीले कपड़े की पट्टी ने उन्हें सही रास्ता दिखाया
और ओनजो ने अपने फादर का टॉर्च पाया। लेकिन डोनग्यांग सिटी में वापस जॉम्बीज का तूफान आ गया। फाइट में हारी का भाई कुर्बान हो गया और नामरा ने उसे खुद खत्म किया। नामरा के अंदर की भूख अनकंट्रोल हो गई। उसने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में जॉम्बी का मांस खाते हुए सुह्योक और ओनजो ने देख लिया। एक पल के लिए वो ओनजो पर टूट पड़ी, पर फिर अपनी दोस्ती को याद करके भाग गई। मिलिट्री ने सर्वाइवर्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा। ओनजो हर रात मिरेकल के लिए दीवार पार जाती थी। एक दिन उसने स्कूल की छत पर आग देखी। ग्रुप ने वापस स्कूल रिटर्न किया, जहाँ रूफटॉप पर सच में नामरा मिली। लेकिन उसने कह दिया कि वो इंसान भी नहीं है और मॉन्स्टर भी नहीं, बस एक अलग इंसान है। उसने कहा वो आ रहे हैं और रूफटॉप से कूद गई। दोस्ती के एहसास के साथ कहानी खत्म होती है। चाहे सब कुछ बदल गया हो, लेकिन वो हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे।